रात के अंधेरे में हाईवे पर एक कार तेज़ी से जा रही होती है। कार के अंदर में एक पर्सन है जो कि बेचैनी से अपनी वॉच को देख रहा होता है। इस पर्सन का नाम जुनजे है और वो वोल्वो कंपनी का मालिक का छोटा बेटा होता है। कार के अंदर में रेडियो पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है कि वोल्वो कंपनी के सीईओ लेहांग की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई है और उनकी कार पहाड़ी से नीचे गिर गई है। जुनजे यही न्यूज़ सुनकर अपने घर वापस आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लेहांस की डेथ हो चुकी है। अब वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि पापा ने न्यूज़ सुनी है क्या, वो कैसे हैं। सेक्रेटरी कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन शादी का प्रोग्राम पहले जैसा है, बस दूल्हा बदल गया है। जुनसे ये सुनकर गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे पास में वही चीज़ें आती है जो उन्हें नहीं पसंद होती है। वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हो जाएगा। वो फिर अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि सब जगह ये बात पता है कि दूल्हा बदल गया है। सेक्रेटरी कहता है कि सब इस बारे में जानते हैं और मिंग फैमिली ने भी न्यूज़ सुनकर दूल्हा बदल दिया है। वो अब अपनी छोटी बेटी के बदले में बड़ी बेटी से तुम्हारी शादी कर रहे हैं। सेक्रेटरी जुनजे को लड़की की फ़ोटो भी दिखाता है। दूसरी तरफ रात में एक कमरे में एक खूबसूरत लड़की अपनी मम्मी की फ़ोटो देखते हुए वे वहाँ पर रो रही थी और कहती है कि उसका वेडिंग ड्रेस कैसा है। इस लड़की का नाम पर्शिया है जो कि मिंग फैमिली की बड़ी बेटी होती है। वो अपनी शादी की कार्ड को देखकर सोच रही होती है कि आज एक दिन और ख़त्म हुआ नाटक का, अब टाइम आ गया है कि सबका हिसाब हो जाए। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और पर्शिया की माँ अंदर आ जाती है। वो उसे कहती है कि कल तुम्हारी शादी है, अच्छे से तैयारी कर लो। पर्शिया कहती है कि शादी तो हानोई की होनी थी, जिंग फैमिली में, और फिर मुझे आप क्यों परेशान कर रहे हो। उसकी माँ उसे कहती है कि हानवी की शादी लेहांग जो कि बड़ा बेटा है उससे होनी थी, पर उसकी डेथ हो चुकी है। ये अब एक बिज़नेस एग्रीमेंट था जिसे कि पूरा करना ही पड़ेगा। अब छोटा बेटा है तो वो जो कहता है कि फ़िज़िकली फ़िट नहीं है, इसलिए तुम्हारी शादी अब वहाँ पे कर रहे हैं। हानवई एक प्रिंसेस जैसी है, उसकी शादी ऐसे पर्सन से नहीं हो सकती है। पर्शिया कहती है कि अगर हानवई प्रिंसेस है तो क्या मैं वहाँ पर नौकरानी हूँ जिसको किसी की भी परवाह ही नहीं है। मेरे साथ में आप कुछ भी कर सकते। तो उसकी माँ वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि मैं माँ हूँ तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रही हूँ। पर्शिया वहाँ पे रोते हुए कहती है कि आप तो सौतेली माँ हो और मेरा भला नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहाँ रूम से बाहर चली जाती है और वो दरवाजे पे आती है। उसी समय वहाँ पर हानवई उसकी छोटी बहन आ जाती है। वो हंसते हुए उसे कहती है कि तुम्हारी शादी है कल, तो फिर कहाँ जा रही हो। वो पर्शिया को धक्का देकर बेड पर गिरा देती है और अपने हेयर पिन को निकालती है और पर्शिया के चेहरे पर उसे टच करती है। पर्शिया इससे डर जाती है और उसे कहती है कि वो क्या कर रही है। हानवी उसे कहती है कि कुछ नहीं, बड़ी बहन मिंग तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। पर्शिया को डराने के लिए वो फिर उस हेयर पिन को उसकी आंखों के पास में लेकर जाती है और उसे सर पर लगा देती है। उसकी माँ वहाँ पर सर्वेंट्स पर चिल्लाती है कि इसे तैयार करो। सर्वेंट पर्शिया को वहाँ से लेकर जाती है तो हानवी अपनी मॉम से कहती है कि अगर पर्शिया और वो लूज़र एक साथ में हो गए तो फिर हम क्या करेंगे। उसकी माँ उसे कहती है कि आराम से रहो, जुनजे की हैसियत फैमिली में मिट्टी के बराबर है, कोई भी उसे नहीं पूछता। दोनों की शादी के बाद में वो कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर हानवी मुस्कुराने लग जाती है। अगले दिन जुनजे मिंग फैमिली के घर पे जाता है। वो अपनी दुल्हन का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पर्शिया आती है। दुल्हन की ड्रेस में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जुनजे वहाँ पे पर्शिया को देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी खुश भी होता है। वहीं पर्शिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है जिससे कि पर्शिया बड़ी खुशी के साथ में पकड़ लेती है। पर्शिया हाथ पकड़ने के बाद में अपने घर की तरफ देखती है और मुस्कुराती है कि आज नाटक ख़त्म हो गया, अब समय अब ऐसा आएगा जब मैं अपना सब कुछ वापस ले लूँगी। फ्लैशबैक में हम पर्शिया का पास देखते हैं जहाँ की एक छोटे घर में वो अपनी माँ के साथ में रहती थी। उसकी माँ बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लेती है। पर्शिया अब अपनी सौतेली माँ और बहन से बदला लेना चाहती है, इस घर को छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कह देती है। तभी पर्शिया को जुनसे बुलाता है। वो अपना प्रेजेंट टाइम वहाँ पर आ जाती है। वो उसे अपनी कार में बिठाता है। कार में जुनसे उसे कहता है कि मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर्शिया कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस शादी से खुश हूँ। जुनसे वहाँ पे अपने मन में सोचता है कि मिंग फैमिली की बड़ी बेटी इतनी सिंपल और सोबर है, इसके बारे में उसने सही सुना था, और कहता है कि उसके लिए तो ये अच्छा ही है। वो कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ये सुनकर पर्शिया सोचती है कि जैसा सुना था वैसा ही सिंपल और काइंड है, बस कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे लिए तो ठीक ही है। पर्शिया कहती है कि मैं एक अच्छी वाइफ बनने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर अपने पुराने पेरेंट्स को देखते हुए सोचती है कि उनके राज को वो खोल देगी। कार में बाहर उसकी फैमिली उसको विदा करने के लिए खड़ी हुई होती है। तब सब पर्शिया की किस्मत पर हंस रहे होते हैं कि उसे एक फिजिकली अनफिट लड़का मिला है। जुनसे के घर में शादी की वेलकम पार्टी होती है। जुनसे के पेरेंट्स भी वहाँ पर होते हैं और अपने पेरेंट्स को देखते हुए वो सोचता है कि 1 महीने बाद देखता हूँ ये यहाँ पर कैसे खुश रह पाएंगे।
वो फिर अपनी कार की तरफ में बढ़ता है जहाँ कि उसे पर्शिया टकरा जाती है। वो फुली ड्रंक थी। जुनजे उसे कहता है कि तुम्हारी बहन तुम्हें इतना परेशान कर रही थी, तुमने मना नहीं किया। वो फिर उसे कैसे बुली कर सकते हैं। पर्शिया कहती है कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। जुनजे कहता है कि पता नहीं अब मैं तुम्हें घर कैसे लेकर जाऊँ। फिर कार के बाहर में जुनजे का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि बॉस, सब पता चल गया है। पर्शिया की माँ ने सुसाइड कर लिया था जब वो 9 साल की थी। तभी उसकी सौतेली माँ और बहन घर के बाहर में थे। पर्शिया को उसके पेरेंट्स ने कोई प्यार नहीं दिया कभी भी, और उसका टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ये सुनकर जुनजे सोच में पड़ जाता है कि अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मेरी वाइफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। इसके बाद में वो कार में बैठा है जिसके पीछे सीट पर पर्शिया बेहोश पड़ी हुई होती है। वो उसे देखता है और क्यूट कहता है। नाइट में फिर जुनजे अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है कि वो उसे कहता है कि मैंने जो पेंटिंग खोजने के लिए कहा था, क्या वो मिल गई। सेक्रेटरी मना करता है और फिर कहता है कि वो अभी उसे सर्च कर रहा है। बात करने के बाद में वो फ़ोन करता है। पीछे से पर्शिया कपड़े बदल कर आई हुई होती है। उसे देखकर जुनजे को किसी लड़की की याद आती है। अपने ख्यालों में खोया हुआ जुनजे को पर्शिया कहती है कि अपनी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। जुनसे कहता है कि जब तक मेरा बड़ा भाई ज़िंदा था मेरे पेरेंट्स ने मुझे कंपनी में कभी भी काम करने नहीं दिया। मैं एक दूसरी कंपनी लोटस ज्वाइन कर वहाँ पे काम कर रहा था जहाँ मैं मैनेजर हूँ। अब अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली है लेकिन अपनी पुरानी काम को वो अभी छोड़ नहीं सकता। पर्शिया उसे कहती है कि लोटस कंपनी के मालिक को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं, आप तो उनके बारे में जानते हैं, आप उनके असिस्टेंट हैं, वो किस तरीके के पर्सन हैं। जुनसे उसे कहता है कि क्या बात है, तुम बहुत ही ज़्यादा जानना चाहती हो उनके बारे में। पर्शिया वहाँ पर हंसने लग जाती है और कहती है कि इतने ज़्यादा रूमर्स जो हैं उनके बारे में। जुनजे उसे कहता है कि तुम सही कह रही हो, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हैं और यहाँ पर वो मास्क लगा कर जाते हैं। बॉस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हैं। पर्शिया ये सब कुछ सुनकर सोचने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे लगता था कि मेरा हस्बैंड कंपनी का बॉस होगा, पर वो तो एक वर्कर की तरह में काम कर रहा है, उसके लिए मुश्किल होता होगा ना। पर्शिया उसकी हालत पर दुखी है, इसलिए उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है कि आप परेशान मत होना, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। पर्शिया की वहाँ पर सादेपन से जुनजे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ऑर्डिनरी तरीके से रहती है, शोबाजी नहीं करती है, इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलनी चाहिए। तभी पर्शिया उसके पास में आती है। जुनजे उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो क्या मेरे साथ में रहने के लिए। पर्शिया उसे कहती है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, आपको हस्बैंड की ड्यूटी करनी चाहिए। जुनजे उसे कहता है कि तुमने सुना ही होगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ। वो कहता है कि हमारी शादी एक बिज़नेस एग्रीमेंट है, तुम्हें इसे सीरियसली लेने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो उसके साथ में जा सकती हो। पर्शिया ये सुनकर अपने मन में खुश हो जाती है, सोचती है कि मेरा हस्बैंड सही में ठीक नहीं है, मेरे लिए ये भी अच्छा ही है। वो कहती है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, आपके घर का अच्छे से ख्याल रखूँगी, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा और बाहर जाना पड़ेगा। जिनसे उसे कहता है कि तुम सही कह रही हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुम बताना, मैं तुम्हारी उसमें मदद करूँगा। उसकी बातें सुनकर पर्शिया सोचती है कि ये बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी करता है, मैं अब आराम से अपने स्टूडियो में काम कर सकती हूँ। वो उसे कहती है कि हमें अभी रेस्ट करना चाहिए, कल घर साथ में आने के लिए मैं आपसे कहूँगी। जुनसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगले दिन जुनसे और पर्शिया गिफ्ट के साथ में उनके घर चलने के लिए निकल रहे होते हैं। तो फिर वो दोनों जुनसे के पेरेंट्स को गुस्से में देखते हैं। जुनसे के फादर वहाँ पे कहते हैं कि लोटस कंपनी की प्रॉब्लम क्या है, हमारे सारे बिजनेस प्रोजेक्ट्स को हमसे छीन रही है। उसकी माँ कहती है कि इस कंपनी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, समय में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी बन जाएगी। तभी वहाँ पर जुनसे भी आ जाता है। उसके पापा उसे गिलास फेंकते हैं, पर्शिया आकर उसे बचाती है। वो कुछ वहाँ पे कहना चाह रही थी पर जुनसे उसे मना कर देता है। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम किसी काम के भी नहीं हो, तुम्हें मैंने अपनी कंपनी दे दी है, सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ से चले गए, तुमने कंपनी को बर्बाद कर दिया है। उसके फादर उसे कहते हैं कि फैमिली के लिए तुम बस शर्म की वजह बनते रहे हो। वो हमेशा उसे कहते हैं कि तुम कोई भी जिम्मेदारी लेते हो पर कभी भी उसको अच्छे से कर ही नहीं पाते हो, तुम कैसे सारी चीज़ों को ठीक से रखोगे, तुम तो हमारी फैमिली के लिए भी कलंक हो। उसकी माँ कहती है कि अगर उसका बड़ा बेटा अभी यहाँ पर होता तो सब कुछ सही होता, वो लोटस कंपनी को बर्बाद ही कर देता। उसके पापा भी उसे कहते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों करती रहती हो, अब उसका नाम मत लेना। माँ कहती है कि कैसे बाप हो आप, मेरा बेटा कुछ दिन पहले ही मरा और अब आप उसका नाम भी नहीं लेना चाहते। जुनसे ये सब कुछ देखकर अपने मन में सोचता है कि पहले वाली ट्रिक ही कर लेनी चाहिए थी। वहाँ पर जुनसे कहता है कि पापा मुझे फैमिली बिजनेस संभालने अभी कुछ दिन ही हुए हैं, तो मैं कैसे इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से संभाल पाऊँगा, मुझे अभी और भी ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है। जल्द ही लोटस कंपनी के बारे में मैं पता कर लूँगा। उसकी माँ उससे कहती है कि
मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हानवेई से हो, लेकिन मिंग फैमिली ने लड़की को ही बदल दिया। पर्शिया अब उनकी अपनी रियल बेटी भी नहीं है, ये तुम्हारे लायक भी नहीं है। जुनसे वहाँ पे कहता है कि मैं पर्शिया से शादी करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं फैमिली को तो नहीं बना सकता, पर मैं और पर्शिया दोनों घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। पर्शिया भी वहाँ पे कहती है कि आप दोनों यहाँ पर ज़्यादा टेंशन मत लें, हम दोनों इस फैमिली का ख्याल रखेंगे। उसके पापा दोनों को बाहर जाने का इशारा करते हैं। उसकी माँ वहाँ पर रोते हुए अपने सन को याद करती है, बट पापा वहाँ पर चुप रहने के लिए कहते हैं। पर्शिया ये सब कुछ देखकर सोचती है कि मेरा पति घर का मालिक बन गया है, पर उसके पास में सारे लोग सर्वेंट के जैसे उसे अभी भी बिहेव करते हैं। उसकी हालत देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। दोनों अपनी कार में होते हैं जब पर्शिया के पास में उसकी सेक्रेटरी का फ़ोन आता है कि लोटस कंपनी ने बड़ी सी ऑफ़र दी है तुम्हारी पेंटिंग के लिए, क्या तुम उसे बचाना चाहती हो। पर्शिया वहाँ पे देखती है कि जुनजे उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहा था। वो अपने फ़ोन पर बात ख़त्म करते हुए कहती है कि मैं सोच कर बताती हूँ। उसके बाद में दोनों पर्शिया के घर पे जाते हैं। पर्शिया अपने मन में वहाँ पे प्लान कर रही होती है कि उसे अपनी बहन से बदला कैसे लेना है। वो सोचती है कि हानवेई क्या तैयार होगी मेरे बदले के लिए। घर के बाहर में जुन से कहता है कि मैं साथ चलूँ तुम्हारे, लेकिन पर्शिया वहाँ पर मना कर देती है। वो कहती है कि आप बेकार में वहाँ पर तकलीफ़ करोगे। घर के अंदर में उसे हानवेई मिलती है जो कि गुस्से में उसे कहती है कि तुमने डिज़ाइन पूरा नहीं किया है। पर्शिया उसे कहती है कि कल ही तो मेरी शादी हुई है। हानवी उसे कहती है कि तुम्हारा काम ही क्या है, तुमने डिज़ाइन पूरा करना चाहिए था और अब उसे पूरा करोगी क्योंकि मुझे सबमिट भी करना है। पर्शिया उसे कहती है कि मुझे याद है मैंने तुम्हारे सारे पुराने डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। हानवी उसे कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, क्या वो डिज़ाइंस पूरे हैं। पर्शिया उसे कहती है कि अच्छे डिज़ाइंस हैं और कहीं भी पब्लिश भी नहीं हुए हैं। हानवी उसे कहती है कि ये अच्छा है, मैं तो वो डिज़ाइन अभी ले लूँगी, तुम कुछ और कर लेना। वो कहती है कि भले ही तुम्हारी शादी हो गई है पर तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। इतना कहकर पर्शिया को वो धक्का देती है, लेकिन पीछे से जुनजे वहाँ पर आकर उसे संभाल लेता है। जुनजे गुस्से में वहाँ पे हानवे की तरफ में देखता है। वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है, अगर तुम मुझसे परेशान करोगी तो तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। पर वहाँ पर पर्शिया ये सब कुछ देखकर बाहर निकल जाती है। हानवे वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, तुम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, चीप गिफ्ट्स ना यहाँ से लेकर जाओ। वो सारे गिफ्ट्स को वहाँ से फेंक देती है। जुनजे उसे देखकर इग्नोर कर देता है। पर्शिया वहाँ पर हानवी की तरफ में देखती है और सोचती है कि अभी भी तुम पहले जैसी हो, तुम बदल ही नहीं सकती, मेरे अगले गिफ्ट्स के लिए तैयार रहना। जुनजे उसे वहाँ से घर लेकर जाता है। पर्शिया के पाँव में अभी चोट लग गई थी, वो ऊपर से मेडिसिन भी लगाता है। पर्शिया वहाँ पे सोचती है कि ख्याल रखा जाना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। जुनसे वहाँ पे कहता है कि वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करती थी तुम्हारे साथ में। पर्शिया कहती है कि मुझे अब तो आदत ही हो गई है। जुनसे कहता है कि आगे से मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगा और तुम्हारे घर पे भी वो तुम्हारे साथ ही चलेगा। अगले दिन जुनसे ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट आता है। वो उसे एक फ़ाइल देता है। वो कहता है कि इसमें आपकी वाइफ की डिटेल्स हैं। जुनसे वहाँ पे फ़ाइल को खोलकर पढ़ता है और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। उसने कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं दिया था। कहता है कि कॉलेज के एग्ज़ाम वाले दिन हानवई ने उसे पानी में धक्का दे दिया था, इसलिए वो एग्ज़ाम देने जा ही नहीं पाई। बाद में दोनों बहनों ने मिंग फैमिली के डिज़ाइन डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया। पर्शिया का वर्क हानवई से अच्छा है, पर मिंग फैमिली ने हानवई को डिज़ाइन डायरेक्टर बना दिया है। पर्शिया मिंग फैमिली की कंपनी में सिर्फ वर्कर है। जुनसे कहता है कि मैं देखता हूँ, पर फिर वो अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करता है। वो फ़ोन पर ही उससे कहता है कि पेंटिंग के बारे में पता चला क्या, बचाने के लिए तैयार हैं। मैं पेंटर से मिलने के लिए भी तैयार हूँ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि जुनजे ने एक लड़की को पेंटिंग करते हुए देखा था। पेंटिंग उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। लड़की के जाने के बाद में वो पेंटिंग पर ब्यूटीफुल लिख देता है, फिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो लड़की को वो देख ही नहीं पाया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पर्शिया ही होती है। अगले दिन कंपनी में पर्शिया काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर हानवई आ जाती है और सभी उसे पूछते हैं कि आपका प्रमोशन कब होने वाला है। वो कहती है कि जैसे लोटस कंपनी के साथ में हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, मैं जनरल मैनेजर बन जाऊंगी। पर्शिया वहाँ पर हानवई को इग्नोर करती है। हानवई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी पर्शिया के पास में फ़ोन आता है। उसकी एजेंट उसे कहती है कि आपका न्यू स्टूडियो अभी तैयार है, आप देखना चाहते हो। आपकी पेंटिंग के बारे में भी सारे लोग अभी बात कर रहे हैं, क्या आप उसको सेल करना चाहती हो। पर्शिया कहती है कि तुम अच्छे से संभाल रही हो, मैं बाद में देखती हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पर्शिया अपनी एक पेंटिंग स्टूडियो भी चलाती है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। उसकी एजेंट उसे कहती है कि लोटस कंपनी का मालिक भी आया था, वो मिलना चाहता है। पर्शिया कहती है कि ये तो मेरे हस्बैंड का बॉस है, मुझे मिलना चाहिए। वो उसे कहती है कि मैं आ रही हूँ, और फिर उस मिस्टीरियस बॉस को वो रोक कर रखना अपने ऑफिस में। जुनजे भी वहाँ पे पेंटर से मिलने के लिए तैयार होता है।
वो जब वहाँ पर आता है अपने सेक्रेटरी को किसी से फ्लर्ट करते देखता है। सेक्रेटरी कहता है कि एक दयालु और सिंपल से जुनजे ने अपने से भी ज़्यादा कमज़ोर पर्शिया से शादी कर ली है, कमाल की बात है। जुनजे उसे कहता है कि अच्छा, लेकिन मैंने अभी अभी अफ्रीका में एक ब्रांच ओपन की है, क्या तुम्हें वहाँ पे जाना है? सेक्रेटरी उसे हानवे के सबमिट किए हुए डिज़ाइंस को दिखाता है। जुनजे वहाँ पे डिज़ाइन देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि डिज़ाइन चोरी का है, पर्शिया का पहले वाला काम है और वो इसे पूरा नहीं कर पाई थी, और तुम कंपनी की तरफ से उन्हें बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ों के बारे में बता दो और मानहानि का नोटिस भी भिजवा देना। वहाँ पे सेक्रेटरी उससे कहता है कि आपको कैसे पता चला कि ये डिज़ाइन पूरा नहीं है और चोरी का है? जिनसे वहाँ पे कहता है कि मैं लोगों के नाम को पसंद करता हूँ और मैं उन्हें जानता भी हूँ। सेक्रेटरी कहता है कि सिर्फ काम पसंद है या फिर लड़की भी? जिनसे उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चीप बातें करने लगे हो। सेक्रेटरी उसे ध्यान से देखकर सरप्राइज़ हो जाता है। कहता है कि वो इतना तैयार हो कि कहाँ पे जा रहा है। जुनसे कहता है कि तुम मेरे साथ में चल रहे हो, तुम देख लेना। उधर पर श्या अपने स्टूडियो में काम को चेक कर रही होती है। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर उसे बताती है कि लोटस कंपनी का मालिक उससे मिलने के लिए आया है। पर श्या उठकर बाहर चली जाती है। जब लिफ्ट में जाती है तभी उसके सामने में जुनसे और उसका सेक्रेटरी निकल कर आ रहे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए होते हैं क्योंकि पर्शिया के पास में हानबी का फ़ोन आ जाता है। वो उसे आंसर करने लग जाती है। जुनसे अभी स्टूडियो में जाता है। वहाँ पर किसी को देखकर वो पूछता है कि क्या वही पेंग नाम की पेंटर है? सेक्रेटरी वहाँ पर मना कर देती है। वो कहती है कि पेंग तो अभी कुछ काम आ गया इसलिए वो यहाँ से चली गई है, आप बाद में उससे मिल लेना। जुनसे वहाँ पे सोचता है कि लिफ्ट में क्या पेंग ही थी, उसने बस उसकी एक झलक ही देखी थी। स्टूडियो में जुनसे को सारी पेंटिंग्स वहाँ पे दिखाई जाती है जिस पर कि वो कमेंट कर रहा होता है। पर्शिया अब अपने घर में आती है जहाँ की हान वही उसका वेट कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम जल्दी आ गई। पर्शिया उसे कहती है कि मुझे जैसे ही मैसेज मिला मैं यहाँ पर आ गई। हानबी उसे कहती है कि तुमने मुझे कैसे यहाँ पे नकली डिज़ाइन दिया है जो कि पूरा भी नहीं है। पर्शिया उसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हानबी उसे कहती है कि लोटस कंपनी ने हमारी कंपनी पे केस कर दिया और पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं। पर्शिया उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हें गलत डिज़ाइन दिया गया है, मेरे पास में और भी ज़्यादा डिज़ाइंस हैं। हानबी उसे कहती है कि तुम ही सारी प्रॉब्लम्स कर रही हो। वो उसे वहाँ पर एक नेकलेस भी दिखाती है। हानवी उसे कहती है कि भूलो मत, तुम्हारी माँ की निशानी अभी भी मेरे पास में, और अगर तुम मेरा काम नहीं करोगी तो मैं इसे तोड़कर फेंक दूंगी। और अब लोटस कंपनी से बात करो और ये फ्रॉड का केस भी तुम हटवा दो, वरना ये नेकलेस तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पे जुनजे भी आ जाता है। वो पर्शिया से कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, फिर ये तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही है? पर्शिया वहाँ पर मना करती है। पर्शिया कहती है कि क्या आप लोटस कंपनी के मालिक से मिले हो और मेरी मदद करोगे क्या? जुनसे उसे कहता है कि तुम्हें क्या काम है उनसे? पर्शिया कहती है कि उन्होंने हमारी कंपनी पे फ्रॉड का केस कर दिया है, मैं मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। जुनसे उसे कहता है कि लोटस कंपनी ने केस इसलिए किया है क्योंकि डिज़ाइन चोरी की है, रूल सभी के लिए बराबर है। पर्शिया उसे कहती है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप मदद कर दो। तभी जुनसे के पास में किसी का कॉल आता है। वो बात करने के लिए चला जाता है। पर्शिया भी अपनी एजेंट से भी मिलती है और कहती है कि पेंटिंग की नीलामी के लिए तैयार हूँ। जुनसे अपनी कंपनी में सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। सेक्रेटरी उसे कहता है कि मिंग फैमिली पर हमने प्रेशर डाल रखा है। जुनसे उसे कहता है कि इसे और भी ज़्यादा बढ़ा दो। सेक्रेटरी उसे कहता है कि प्रेशर में वो लोग कुछ गलत ना कर दे। जुनसे कहता है कि इससे उनकी एबिलिटी भी पता लग जाएगी। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है। वो उसे कहता है कि बॉस पेंग की पेंटिंग एग्जीबिशन में होने वाली है और अभी वहाँ पर वो पेंटिंग चाहता है तो वो सेल के लिए वहाँ पर आ सकता है, पर जो पेंटिंग वो चाहता है वो अभी सेल के लिए वहाँ पर नहीं लगेगी। जुनसे इस पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर असिस्टेंट उसे कहता है कि पेंग वहाँ पर आपसे मिलेगी। सेक्रेटरी उसे कहता है कि आपकी फ़ैन मीटिंग भी हो जाएगी। जुनसे कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, मैं बस उसके काम को पसंद करता हूँ, लेकिन इस नीलामी का फ़ायदा लिया जा सकता है। जुनसे अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि मिंग फैमिली को दिया लीगल नोटिस वापस ले लो। सेक्रेटरी सरप्राइज़ हो जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? जुनसे उसे कहता है कि तुम्हें सुनाई देने में कुछ परेशानी है क्या? सेक्रेटरी कहता है कि आप नोटिस वापस कैसे ले सकते हो, इससे बिजनेस पर असर पड़ेगा। जुनसे कहता है कि वो बड़े फ़ायदे के लिए छोटा नुकसान तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। घर आने पर वो पर्शिया को सोफे पर सोया हुआ देखता है और सोचता है कि यहाँ पर कैसे सो गई। तभी पर्शिया नींद में कहती है कि उसे ठंड लग रही है। जुनसे को याद आता है कि बचपन में हानवई ने उसे पानी उसमें धक्का दे दिया था। फिर वहाँ पर वो चादर ठीक कर रहा होता है। पर्शिया वहाँ पे नींद में उसे थप्पड़ मार देती है। जुनसे तो बिल्कुल सरप्राइज ही हो जाता है। वो कहता है कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और उसने अभी थप्पड़ ही मार दिया। अगले दिन पर्शिया जब सोकर उठती है तो जुनसे को ना देकर सोचती है कि अभी वो रात भर कहीं घर तो नहीं आया। उसकी मेड उसे कहती है कि आपकी फैमिली आई हुई है। यहाँ पर पर्शिया अब बाहर निकलती है और हानवे और उसकी मॉम
वहाँ पर होते हैं। हानवे उससे कहती है कि ये तुम्हारी मम्मी का नेकलेस तो मैं वापस कर रही हूँ, क्योंकि लोटस कंपनी ने केस वापस ले लिया है। पर्शिया ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि ये जुनजे ने अपने बॉस से पक्का बात करा होगा इसके बारे में, इसीलिए ऐसा हुआ। उसकी माँ वहाँ पर उससे कहती है कि नेकलेस तो वापस कर दिया है, पर तुम्हारी बेइज्जती जो तुमने हमारी कराई है, अपने पति को बुलाओ, और यहाँ पर वो काम करता है ना, तो वो हमसे अभी माफ़ी मांगेगा। पर्शिया कहती है कि वो वहाँ पर बस एक वर्कर है और जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हानवे अपनी मम्मी से कहती है कि सही ही तो कह रही है, वो तो एक नौकर ही है ना, और मालिक कुछ भी करे उससे उसे क्या। उसकी माँ कहती है कि तुमने ऐसे ही लूज़र मिलना चाहिए था। पर्शिया कहती है कि जुनजे ने अभी कुछ भी नहीं किया है। मैंने सुना है कि लोटस कंपनी ने आर्ट वर्क में भी काम स्टार्ट कर दिया। लोटस कंपनी के मालिक को पिंक की पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हानवे कहती है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटर है, उसके प्रोग्राम की टिकट ही मिलनी मुश्किल है, मैं उसे कहाँ से खोज पाऊँगी। पर्शिया उसके सामने में 2 एग्जीबिशन का पास रख देती है। वो कहती है कि मेरी फ्रेंड उसके स्टूडियो में काम करती है, उसने मुझे ये पास दिया है। अब हानवे को वो देने वाली थी, तभी वहाँ पे लोटस कंपनी के मालिक भी आने वाले हैं। हानवे वहाँ पे जल्दी से पास को उठा लेती है। पर्शिया कहती है कि तुम इसे कुछ यूज़ कर सकती हो और फिर लोटस कंपनी के मालिक से तुम्हारी बात हो जाए। हानवे कहती है कि एग्जीबिशन में वो ज़रूर ही आएगी। उसकी माँ वहाँ पर कहती है कि तुम्हारी खूबसूरती के आगे में तो वो कुछ भी नहीं है। हानवे वहाँ पे कहती है कि जल्दी से जल्दी मेरा सारा काम करो, अच्छी अच्छी ड्रेसेस की शॉपिंग भी तो करनी है, वरना शॉप्स बंद हो जाएंगे। पर्शिया अपनी मम्मी का नेकलेस अभी उठाकर वहाँ पे कहती है कि फिर से फ़िक्र मत करो माँ, मैं जल्दी ही तुम्हारा सब कुछ वापस ले लूँगी। तभी वहाँ पर जुनजे भी आ जाता है। पर्शिया को देखकर कहता है कि लगता है कि हानवे ने तुम्हें तुम्हारी माँ का नेकलेस वापस कर दिया। पर्शिया कहती है कि हाँ, अब मुझे तुम्हारे बॉस को थैंक्स भी तो कहना पड़ेगा। फिर वो कहती है कि ध्यान से जुनजे के फेस पर जाता है, जहाँ वो देखती है कि कुछ वहाँ पे लाल सा होता है। तो वो कहती है कि ये क्या हो गया। जुनजे कहता है कि एक खरगोश ने हमला कर दिया। पर्शिया उसे कहती है कि वो तो इतने ज़्यादा जंगली नहीं होते। तो फिर जुनजे उसे कहता है कि मैं भी यही समझता था। पर्शिया कहती है कि मैं आपके लिए मैं गिफ्ट ले लेती हूँ, वरना वहाँ पर कमरे में जाकर उसी पेंटिंग को वो दिखाती है जो जुनजे को चाहिए था। वो सरप्राइज़ हो जाता है। वो कहता है कि ये कहाँ से तुम्हें मिली, ये सेल के लिए नहीं है। पर्शिया कहती है कि मेरी फ्रेंड पेंग के लिए काम करती है, उसी ने ला कर दी, पर आपको कैसे पता चला कि ये सेल के लिए नहीं है। जुनजे कहता है कि मेरे बॉस को भी ये पेंटिंग पसंद थी, पर पता चला कि ये सेल के लिए नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए। पर्शिया कहती है कि आप पेंटिंग बॉस को तो नहीं दोगे ना। जुनजे उससे कहता है कि नहीं, जो कुछ भी तुम मुझे दोगी वो मैं किसी को कभी भी नहीं दूंगा। जुनजे अभी अपने पास में उसे रख लेता है, उसे एक क्रेडिट कार्ड भी देता है और कहता है कि पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी है, तुम अब इसके जाकर वो चुका दो। पर्शिया सोचती है कि मेरा हस्बैंड महीने भर काम करके कमाता है, उससे ज़्यादा मैं एक पेंटिंग को सेल कर कमा लूँगी। वो वहाँ पे मना करती है। जुनसे उसे कहता है कि मैं पहले से इसके बारे में सोच रहा था, पर अब चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में सब कुछ हो। पर्शिया सोचती है कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा सोचता है और फिर मैं इससे इतनी बड़ी बात को छिपा रही हूँ। पर्शिया उसके पास में अभी जाती है, उसके एजेंट का फ़ोन उसे आता है, एक एग्जीबिशन का काम हो गया है। पर्शिया कहती है कि हानवे के पास में भी 50 लाख है, मैं चाहती हूँ कि वो अपने फैमिली फंड्स को यूज़ करे। जुनसे वहाँ पे पूछता है कि किससे फ़ोन पे पर्शिया बात कर रही है। वो कहती है कि वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है एग्जीबिशन के बारे में। मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड की पैसे की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी शॉपिंग करने जा रहे हैं। जुनसे उसे कहता है कि जब भी तुम्हारा मन करे। पर्शिया वहाँ पे कहती है कि तुम एग्जीबिशन में जाओगे, तुम्हारे बॉस भी तो वहाँ पे जा रहे हैं। जुनसे कहता है कि नहीं, मुझे ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम है, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। पर्शिया ये सुनकर खुश हो जाती है कि अब मुझे बाहर जाने के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। नाइट में पेंटिंग एग्जीबिशन एक बड़े से हॉल में स्टार्ट होती है और इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। सब लोग अभी पेंग की पेंटिंग को देखना चाहते थे। शहर के सभी बड़े बड़े रिच पीपल वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर हानवे और उसकी फैमिली भी आती है। उसकी माँ कहती है कि पर्शिया भी आई होगी, उसकी फ्रेंड यहाँ पर काम करती है। हानवे कहती है कि माँ, इतनी बड़ी पार्टी में वो कहाँ से आएगी, हम बस लोटस कंपनी के मालिक से मिलने के लिए आए हैं और पापा ने तो कहा था ना कि अंदर चलते हैं। तभी अंदर सेक्रेटरी गार्ड भागते हुए आते क्योंकि लोटस कंपनी के मालिक वहाँ पर आए हुए हैं। अभी कार से जुनसे मास्क लगाकर उतरता है। सब उसे देखकर सरप्राइज़ हो जाते हैं। हानवे वहाँ पे फ़ौरन उसके पास में जाती है और कहती है कि मैं मिंग फैमिली की हानवे हूँ। जुनसे उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम ही ने नकली डिज़ाइन दिया था। उसकी माँ वहाँ पे कहती है कि इसमें हानवे की गलती नहीं थी, ये सब कुछ तो पर्शिया ने किया था। उसके पापा भी उसमें उसका सपोर्ट करते हैं। जुनसे ये सब कुछ सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है कि आगे की कार्रवाई करो। हानवे वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है, पर जुनसे वहाँ पे आगे बढ़ जाता है। स्टूडियो के अंदर में पर्शिया तैयार हो रही होती है। उसकी एजेंट आकर उससे कहती है कि लोटस कंपनी के मालिक होंग यहाँ पर आए हुए हैं। फिर वो फ़ोन पर उसकी तस्वीर दिखाती है तो पर्शिया अपने हस्बैंड की बात याद करने लग जाती है कि उसके बॉस कितने ज़्यादा मिस्टीरियस हैं।
वो मास्क लगाकर ही हर जगह पे जाते हैं। वो कहती है कि जुनसे ठीक कह रहा था, पर फिर वो कहती है कि ये थोड़ा जाना पहचाना भी लग रहा है। एजेंट कहती है कि हमें चलना चाहिए। पर्शिया कहती है कि खेल अब तो स्टार्ट ही हुआ है। मेन हॉल एग्जीबिशन स्टार्ट हो गई थी। प्रेजेंटर सबका वेलकम करती है। सभी वहाँ पे रिच पीपल का इंट्रोडक्शन कराती है। बाद में वो पेंग का वेलकम करती है और मास्क लगाए हुए पर्शिया वहाँ पर होती है। पार्टी में सभी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कभी भी पब्लिक पे नहीं आती है। हानवी वहाँ पे कहती है कि ये सिर्फ पेंटर ही है, इसमें क्या ख़ास है। जुनजे उसे देखकर सरप्राइज़ हो जाता है कि यही पेंग है। पर्शिया भी वहाँ पर जुनजे को देखता है। कुछ लोग वहाँ पे कहते हैं कि वाह, लोटस कंपनी के मालिक की वजह से यहाँ पर आई है। हानवे ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि होंग तो बस मेरा ही होने वाला है, मुझे उसे कोई भी नहीं हटा सकता। और फिर वो सोचने लग जाती है कि कैसे वो उसकी वाइफ बनेगी। पर्शिया वहाँ पे कहती है कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लाई हूँ। फिर वहाँ पर वो एक पेंटिंग दिखाती है और कहती है कि इसका नाम न्यू लाइफ है और ये मेरी आज की ज़िंदगी को दिखाई गई है। जुनजे का सेक्रेटरी वहाँ पे कहता है कि पेंटिंग में मेल फिगर तुम्हारे जैसे ही लग रहा है। तभी एक दर्शक कहता है कि पेंटिंग में ये कौन है। पर्शिया कहती है कि ये मैं और ये मेरा प्यार है। सभी लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। एक कहता है कि मैं तो आज आपको प्रपोज ही करने वाला था, ये तो पहले से ही मैरिड है। जुनजे का सेक्रेटरी वहाँ पे कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि तस्वीर में जो है वो तुम ही हो और इसके लिए तुम भाभी को अभी छोड़ दोगे। जुनजे कहता है कि बकवास मत करो। जुनजे के पास में उसके पापा भी आते हैं जो कि उसे पहचान नहीं पाते। वो उसे बिज़नेस की बात करने लग जाते हैं, पर जुनजे उनसे कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हॉल में पेंटिंग ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग प्राइस 20 लाख होती है। हानवे बोलने लग जाती है। उसकी माँ कहती है कि हमारे पास में इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए सोच समझ कर बोलो। उसके पापा कहते हैं कि नहीं, तुम कुछ भी बोली लगाओगी और जो भी कहोगी हम तुम्हें ला कर देंगे। जुनजे का सेक्रेटरी वहाँ पे कहता है कि तुम बोली नहीं लगाओगे। जुनजे कहता है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। हानवई का एक से झगड़ा भी हो जाता है। हानवई कहती है कि पेंटिंग वही लेगी। दूसरा बंदा कहता है कि वो जो भी बोली लगा सकता है क्योंकि मेरे पास में बहुत ज़्यादा मनी है। हानवी वहाँ पे कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास में बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं। अभी वो आगे आकर सीधे 10 करोड़ बोल देती है। उसकी माँ कहती है कि हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं। हानवी कहती है कि अगर मैं होंग को अपने फेवर में करना चाहती हूँ तो पैसे की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ही। फिर उसके पापा भी कहते हैं कि हमारे पास में लिक्विड फंड है, कुछ पैसे तो वहाँ से हम निकाल ही सकते हैं। अब हानवी कहती है कि थैंक यू पापा। पर्शिया अब उसे देखकर सोचने लग जाती है कि हानवी सही में बेवकूफ़ है। मैंने सही सोचा था कि जुनजे वहाँ पर पर्शिया को देख रहा होता है। उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि हानवी इतनी महंगी पेंटिंग क्यों ख़रीदना चाहती है। जुनजे के इशारे पर वो 300 करोड़ की बोली लगा देता है। ये सुनकर सभी वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। हानवी भी वहाँ पे सरप्राइज़ हो जाती है। पर्शिया कहती है कि ये क्या कर रहा है। सभी वहाँ पर कहने लग जाते हैं कि पेंटिंग के लिए इतनी बड़ी बोली कोई पागल ही लगा सकता है। जुनजे के पास में बैठे हुए उसके पापा अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर कहते हैं कि पेंटिंग जितने की भी हो मैं तो उसे ख़रीद ही लूँगा। तभी पर्शिया उठकर स्टेज के पास में जाती है और प्रेजेंटर का नाम वो कहने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद में वो अनाउंस करती है कि नीलामी को रोक दी गई है। प्रेजेंटर अभी वहाँ पर पेंग के कहने पर ऑक्शन को रोक दिया गया था। सभी वहाँ पर खड़े होते हैं। 300 करोड़ की बोली लगाने पर सेल नहीं कर रहे हैं वो लोग। पर्शिया आकर कहती है कि मैं यहाँ पर लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सभी को अलग से स्पेशल गिफ्ट दूंगी। फिर वहाँ से वो जाने लग जाती है। तभी जुनजे उसे रोक लेता है। वो कहता है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों को बुलाकर वो ऐसा मजाक नहीं कर सकती है। पर्शिया कहती है कि ये पेंटिंग मुझे और मेरे हस्बैंड को दिखाती है। मुझे मेरे हस्बैंड ने मना किया है इस पेंटिंग को बेचने के लिए, तो एज अ वाइफ मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझोगे। फिर जुनजे वहाँ पे कहता है कि ये पेंटिंग आप और आपके हस्बैंड को दिखाती है, पर आपने वेडिंग रिंग कभी भी नहीं पहनी। मुझे लगता है कि ये तो बस बहाना है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का। पर्शिया वहाँ पे कहती है कि मेरे प्राइवेट मैटर्स में आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए और कहती है कि पार्टी भी स्टार्ट होने वाली है तो आप उसी का मज़ा लें। फिर जुनजे का सेक्रेटरी उससे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं हो गए। जुनजे कहता है कि मुझे लगता है कि ये जानबूझकर मुझे पेंटिंग नहीं सेल कर रही है और ये जानी पहचानी लग रही है। सेक्रेटरी कहता है कि मुझे तो लगता है कि वहाँ पर आप हानवी के पापा जुनजे के पापा को बाहर निकालने का इशारा कर रहे होते हैं। दोनों अभी बाहर आकर बात कर रहे होते हैं। हानवी के पापा कहते हैं कि तुम कंपनी में इन्वेस्टमेंट हटाना चाहते हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। वहीं जुनजे के पापा कहते हैं कि तुम लोटस कंपनी के साथ में मेरे रिलेशन ख़राब कर रहे हो, ऐसा कुछ भी मैं होने ही नहीं दूंगा। फिर हानवी के पापा वहाँ पर आते हैं और फिर दोनों साथ में अभी अपना राज बता रहे होते हैं। जुनजे के पापा उसे कहते हैं कि तुम क्राइम में पार्टनर हो, तुम अभी मेरे साथ में जेल जाओगे। दोनों की बातें वहाँ पे पर्शिया सुन रही होती है। वो सोचती है कि ये किस क्राइम की बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पीछे से जुनजे आ जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों के पापा देखने लग जाते हैं। वहाँ पर पर्शिया जुनजे को लेकर रूम में छिप जाती है। जुनजे उसके पास में सिमिलर स्मेल आती है। उसे याद आता है कि उसकी वाइफ ऐसा ही शैम्पू यूज़ करती है, उसने बताया था कि वो सुपरमार्केट में मिलता है। और जुनजे उससे कहता है कि इतनी फेमस पेंटर होने के बाद में तुम सुपरमार्केट में बिकने वाला शैम्पू लगाती हो।
मास्क लगाए पर्शिया उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये सुपरमार्केट में मिलता है। जुनसे उसे कहता है कि तुम्हारा टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब हो सकता है, वरना ऐसा कौन करता है। जुनसे उसे कहता है कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, तुमने जवाब ही नहीं दिया। पर्शिया उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, वो मेरे पति की कम से कम इज्जत तो रखो। जुनसे उसे कहता है कि तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों बात कर रही हो, मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया। पर्शिया उसे कहती है कि तुम मेरे ऑक्शन का फंक्शन पूरा ही ख़राब कर रहे हो। जुनसे उसे कहता है कि मैं तो ठीक से यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे पेंटिंग आखिरकार बेचना क्यों नहीं चाहती हो। तुम्हें ऑक्शन रखा है, पर अभी मिंग फैमिली के लिए या फिर जिंग फैमिली के लिए। पर्शिया उसे कहती है कि इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया है। जुनसे उसे कहता है कि अपने हस्बैंड को फ़ोन करो। पर्शिया कहती है कि तुम क्या लड़ाई करना चाहते हो। जुनसे उसे कहता है कि लड़ाई नहीं करूँगा, उसे बताऊँगा कि उसकी वाइफ फ्रॉड है और वो ऑक्शन कर रही है। पर्शिया सोचती है कि फ़ोन का सवाल है, बाद में उन्हें संभाल लूँगी। पर्शिया फ़ोन करती है, जुनसे का फ़ोन बजने लग जाता है। दोनों ही शॉक में एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जुनसे थोड़ी देर में फ़ोन उठाता है, उसकी सेक्रेटरी का फ़ोन आया हुआ होता है, वही उसे खोज रही होती है। पर्शिया इस टाइम पर दोबारा कॉल करने का नाटक करती है, फिर कहती है कि तसल्ली हो गई, वैसे भी पेंटिंग मेरी है तो उसका क्या करना है ये मैं ही सोचूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर जाने लग जाती है। जुनसे वहाँ पर फ़ोन देखता है, पर्शिया का वहाँ पे मिस कॉल भी आया हुआ होता है। वो फ़ोन करता है, बाहर पर्शिया का फ़ोन बजने लग जाता है। जुनसे बेल की आवाज़ सुनकर बाहर आता है। पर्शिया चुप वहाँ पर छिप जाती है। जुनसे वहाँ पे कॉल कर पर्शिया से पूछता है कि वो क्या कर रही है। पर्शिया कहती है कि मैं अभी शॉपिंग कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद में दोनों वापस से ऑक्शन हॉल में आ जाते हैं और यहाँ पे हान वही अपने पापा से कहती है कि मैं पेंटिंग अभी वहाँ पर नहीं ख़रीद पाई, और वहाँ पर होंग भी नाराज़ हो जाता है कि वो वहाँ पर नहीं ले पाया। अभी उसके पापा उसे कहते हैं कि पेंग से बात करते, उसकी पेंटिंग है, किसी को तो सेल नहीं कर सकती वो। ऐसे सब लोग पर्शिया के पास में जाते हैं। उसके पापा भी पर्शिया से कहते हैं कि मेरी बेटी को वो तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो उसकी कोई भी कीमत दे सकते हैं। पर्शिया उनसे कहती है कि आप बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन बच्चों के साथ में मिस्ट्रेस क्यों लेकर घूम रहे हो, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। उसकी मम्मी वहाँ पे गुस्सा हो जाती है। पर्शिया कहती है कि मैं पेंटिंग नहीं बेचूंगी। हानबे उसे कहती है कि तुम सिर्फ मामूली पेंटर हो। पर्शिया वहाँ से चली जाती है। तभी जुनसे उसे कहता है कि तुम मिंग फैमिली में बड़ी इंटरेस्ट ले रही हो। पर्शिया कहती है कि लोटस कंपनी का मालिक इतना ज़्यादा फ्री है, दूसरों की बातें भी सुनता है। तभी पर्शिया वहाँ पे गिरने लग जाती है, तो जुनसे उसे संभाल लेता है। पर्शिया को उसकी नेक पर एक तिल दिखाई पड़ता है, जो कि उसे याद आता है उसके हस्बैंड की तरह ही है। इधर जुनसे सोचता है कि पेंग को कैसे पता चल गया कि मिंग फैमिली में मिस्ट्रेस है। दोनों वहाँ पर एक दूसरे से पूछते हैं तुम कौन हो। तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है। अभी दोनों का मास्क भी गिर जाता है। लाइट आने पर दोनों एक दूसरे का मास्क लगाए हुए ही देखते हैं। अभी पर्शिया वहाँ पे गुस्से में कहती है कि तुमने मेरा मास्क उतारा था, बड़ी बदतमीज़ हो तुम। और ये कहने के बाद में वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में जुनसे का सेक्रेटरी आकर उससे कहता है कि आखिर वो तुम्हें लव का टोकन देकर गई है। मैं पहले से ही कह रहा था कि तुम डिवोर्स लेने वाले हो और अभी तुम्हारा कौन ही ख्याल रखेगा। जुनसे उसे कहता है कि बकवास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। सेक्रेटरी सोचता है कि सही में क्या भाभी को तलाक मिलने वाला है। पर्शिया अब जब बाहर जा रही होती है तभी उसकी छोटी बहन हान भी उसके एजेंट के पास में आती है और उसकी एजेंट से कहती है कि ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, प्लीज़ अपनी पेंटिंग को इसे सेल कर दो। पर्शिया वहाँ पे कहती है कि चलो, उसने एक बार मदद की थी, मैं पेंटिंग दे दूँगी, लेकिन मुझे 800 करोड़ चाहिए। हानवे उसे कहती है कि इतनी जल्दी में इतना ज़्यादा पैसा वो कहाँ से लाएगी। पर्शिया कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, पैसा लेकर आना और स्टूडियो में और ये लेकर चले जाना। बाहर निकल रहे जुनसे और उसका सेक्रेटरी इस बात को सुन लेते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि हानवे के पास में इतने पैसे कहाँ से आएंगे। जुनसे अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम मिंग फैमिली के ऊपर में नज़र रखो और साथ ही पेंग और इस फैमिली के रिलेशन के बारे में भी पता करो। ऑक्शन हॉल से लौटते हुए जुनसे पर्शिया को फ़ोन करता है कि वो कहाँ पर है। पर्शिया कहती है कि वो शॉपिंग करके वापस आ रही है। दोनों अभी जाने लग जाते हैं और एक साथ घर पर पहुँचते हैं। दोनों के हाथ में भी मास्क होता है, जिसे देखकर वो धीरे से पीछे ज़मीन पर गिरा देते हैं। अगले दिन पर्शिया के पास में फ़ोन आता है, दादी की तबीयत ख़राब है। जुनसे उसके साथ में हॉस्पिटल जाता है। पर्शिया अब अपनी दादी पर गुस्सा करती है कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, आपने किसी को कुछ भी नहीं बताया। दादी वहाँ पे कहती है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकी। मेरा बेटा ये बहुत ज़्यादा नालायक है, उसने तुम्हारी और तुम्हारी माँ दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, लेकिन मैं यहाँ पर मरने से पहले तुम्हारा तलाक ज़रूर करवा दूँगी और उस लड़के से तुम्हें छुटकारा दिला दूँगी। पर्शिया उसे कहती है कि लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहती हो। दादी कहती है कि वो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में है, उसे पता है, और यहाँ पर वो उसे कहती है कि उसे इतना ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो उसकी ज़रूर मदद करेंगे। उन्हें पता है कि ये शादी ज़बरदस्ती कराई गई है। पर्शिया कहती है कि दादी मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, इसलिए आप परेशान मत होइए। दादी कहती है कि मुझे अभी बहलाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम्हारे साथ में गलत हुआ है।
तभी जुनसे वहाँ पर अंदर आ जाता है। दादी जुनसे को देखकर खुश नहीं होती और कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, जितनी जल्दी आए हो उतनी जल्दी चले जाओ, और सुनो तलाक भी दे देना। पर्शिया कहती है कि मैं इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं इसे तलाक नहीं दूँगी। जुनसे भी वहाँ पर उसे इसी चीज़ के बारे में कहता है। दादी इस बात से थोड़ी शॉक में होती है। फिर जुनसे उसे कहता है कि मैं इसे हमेशा ही खुश रखूँगा, इससे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। दादी वहाँ पे कहती है कि तुम दोनों अभी बालिग हो, अपना ध्यान रख सकते हो और खुश हो और अपने परिवार भी स्टार्ट कर सकते हो। पर्शिया के पास में उसके असिस्टेंट का फ़ोन आता है। वो बाहर चली जाती है फ़ोन अटेंड करने के लिए। उसे पता चलता है कि हानवई ने पेंटिंग ख़रीदने के लिए अपने सारे शेयर को भी बेच दिया और पर्शिया के असिस्टेंट अभी वहाँ पे सारे शेयर को ख़रीद भी लेती है। जुनसे का असिस्टेंट उसे बताता है कि मिंग फैमिली और आपकी फ़ैमिली में कुछ टेंशन चल रही है। जुनसे वहाँ पे कहता है कि मैं सारी चीज़ें उन्हें सिखा दूँगा। पर्शिया वहाँ पे जुनसे को थैंक्स कहती है और आपने मेरी दादी को बहुत ही अच्छे से वहाँ पे संभाला और बहुत ही अच्छे से भी बिहेव किया। जुनसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। पर्शिया कहती है कि मैं हमेशा आपको पसंद करती रहूँगी। ऑफिस में जब जुनसे काम कर रहा होता है तभी हान वही पेंटिंग लेकर आती है और कहती है कि आपको ये पेंटिंग पसंद थी ना, इसलिए मैंने पेंग से ये ख़रीद लिया है और अब आप क्या चाहते हो, पेंटिंग के साथ में मैं भी आपकी हो सकती हूँ। पर इस चीज़ से जुनसे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जुनसे कहता है कि तुम मुझे रिश्वत दे रही हो। इससे वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि वो और भी ज़्यादा मानहानि का केस कर देगा। फिर वहाँ पे हानवई को ऑफिस से निकाल देता है। बाद में अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि इसके फादर तक मैसेज पहुँचाओ कि उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है और मैं अभी पेंटिंग को भी अपने पास में ही रख रहा हूँ। घर आकर जुनसे पर्शिया को गिफ्ट देता है। तभी उसके मन में आती है कि यहाँ इसे कैसे मिल गए। वो कहती है कि तुम्हारे डैडी का बर्थडे है, तुम्हें उन्हें घर में जाना चाहिए था ना, उनसे मिलना चाहिए था। उसके बाद में पर्शिया कहती है कि वैसे तो तुम परिवार को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उनका ख्याल तो रख सकते हो, वो तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। उनके जाने के बाद में जुनसे पर्शिया से कहता है कि हाँ वो हमेशा से ऐसी ही थी, उन पर ध्यान मत दो। वहाँ पर अभी जुनसे का असिस्टेंट आता है और वो उसे बताता है कि हानवई के पापा उसके पापा के पास में मनी की डिमांड करने के लिए गए थे उस पेंटिंग को ख़रीदने के लिए। इसके वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने बहुत ही धमकी भी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए तो 27 साल पुराना राज वो खोल देंगे और उन्होंने किसी का मर्डर किया था शायद। जिनसे ये सुनकर शॉक ही रह जाता है। उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आपके फादर का इस वीकेंड पर बर्थडे है, उन्होंने लोटस कंपनी के मालिक को भी बुलाया है, आपको भी वहाँ पर जाना ही होगा। जिनसे कहता है कि मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इधर घर के अंदर में पर्शिया तो उसकी सौतेली माँ और बेटी दोनों मिलकर परेशान कर रहे होते हैं। हमारा घर बर्बाद हो रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। हानवे वहाँ पे कहती है कि तुम्हारे कहने पर मैंने इतनी ज़्यादा महंगी पेंटिंग खरीद ली और लोटस कंपनी के मालिक होंग ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया और इसे लिया भी नहीं। हानवे वहाँ पर कंचे से पर्शिया पे हमला भी करती है। वो कहती है कि ये बाहर का ये सारा कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। वो उसे सुना रही होती है कि जिंग फैमिली भी इस पेंटिंग को लेना चाहती थी, तुम उनको क्यों नहीं सेल करने की कोशिश कर रही थी। पर्शिया कहती है कि अभी मेरे ससुर का बर्थडे अगले वीकेंड में है, तुम पापा से कहकर उन्हें ये सारी चीज़ें दे सकती हो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वीकेंड पर जुनसे अपने पूरे घर के सामने में पापा को बर्थडे विश भी करता है। उसके पापा उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम क्या यहाँ पे मेहमान बनकर आए हो, अब आकर गेस्ट को देखो, मैं लोटस कंपनी के मालिक होंग का वेलकम करने के लिए जा रहा हूँ। घर के अंदर में तो उसका सेक्रेटरी वहाँ पर उससे मिलता है, जो कि अभी अलग से जाकर उसे बिठाता है। जिंग फैमिली में उसके पिता और फिर उनका एक बड़ा भाई भी था जिसकी कि अभी डेथ हो चुकी है। उसकी वाइफ अचानक डेथ हो गई। वहाँ पर वो पढ़ाई और बिजनेस दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसके मरने के बाद में उसकी सारी मेमोरीज रिकॉर्ड पे हटा दी गई है। जुनसे उसे कहता है कि तुम आगे जाकर और भी ज़्यादा पता करो। उधर हान वे जुनसे के फादर से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है और वो कहती है कि मैं आपके पास्ट के बारे में जानती हूँ। उसके फादर वहाँ पर उस पर गुस्सा होने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अब तुम्हारी धमकियों से भी बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ। उसके पापा वहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे लाई। और तभी वहाँ पर उन्हें होंग का कॉल भी आ जाता है। उसके पिता अंदर जाकर मास्क लगाए हुए जुनसे से मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आपके बिज़नेस पे बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा कब होगा। जुनसे कहता है कि आप पार्टनर तो बन ही गए हैं, लेकिन अब आप बहुत सारी चीज़ें छिपाते भी हैं। आपकी फैमिली में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, हमारे साथ में बिज़नेस नहीं हो सकता। उसके पापा भी घबरा जाते हैं और बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो उसे एक्सीडेंट के बारे में बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मैंने ही प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भाई और भाभी को मारा था। आखिर वो क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत थी उन्हें। जुनसे वहाँ पे कहता है कि मैं अभी आपके साथ में बिज़नेस नहीं कर सकता, बल्कि आपके साथ में तो कोई भी बिज़नेस नहीं करना चाहेगा, जब सारे लोग वहाँ पे जान चुके हैं कि आप कैसे हैं। वहाँ पीछे की तरफ में इशारा करता है, जहाँ के अभी सीसीटीवी कैमरा भी होता है। उसके पापा कहते हैं कि
हमारे में तो दुश्मनी भी नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जुनसे वहाँ पर अपना मास्क उतार देता है। उसके पापा वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। जुनसे कहता है कि जब मुझे मारते थे और घर के बेसमेंट में बंद कर देते थे, फिर तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उसके फादर वहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारे साथ में ऐसा ही होना चाहिए था। जुनसे कहता है कि मैं भी तो आपका बेटा था, मेरे साथ में आपने ऐसा क्यों बिहेव किया। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें भी मर जाना चाहिए था। फिर वो उसे चाकू से हमला करने लग जाते हैं। जुनसे वहाँ पे संभाल लेता है। जुनसे उसे कहता है कि किसके साथ में मरना चाहिए था। उसके पापा वहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, और भागते हैं वहाँ पे। बाद में वो सीढ़ियों से ही गिरकर मर जाते हैं। अगले दिन जुनसे फ्यूनरल में अपने घर पे जाता है। वहाँ पे उसकी माँ उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अनलकी हो, मुझे तुमने यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था। जुनसे उससे कहता है कि आपने बचपन में मेरे साथ में क्या कुछ नहीं किया, आपको पता है आप मेरे पेरेंट्स बनने के लायक ही नहीं थे। लॉयर आकर वहाँ पे कहता है कि कोई विल ना होने की वजह से अब जुनसे इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक है। उसकी माँ वहाँ पे कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसी समय वहाँ पे जुनसे का बड़ा भाई लिहांग भी आ जाता है। सब उसे देखकर वहाँ पे सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी। वहाँ पर वो कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ और अभी सब कुछ मेरा ही है। वहाँ पे पर्शिया की तरफ वो इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम भी मेरी ही हो। और फिर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अपने पापा का बदला लेना लियांग। उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। जुनसे कहता है कि तुम मरे नहीं थे। लियांग कहता है कि अगर मैं मर गया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मेरे साथ में किस तरीके से मुकाबला कर रहे हो। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। वो पर्शिया की तरफ में बढ़ने लग जाता है, पर जुनसे उसे वहाँ पे रोक लेता है। पर्शिया कहती है कि मेरा हस्बैंड कौन है मुझे पता है। वो वहाँ पे कहता है कि ये तो हमारा गुलाम है। मैं बेवकूफ़ हानबई से शादी नहीं करना चाहता था। तुम्हें इसके सारे सक्सेस नहीं मिलना चाहिए और अभी तुम मेरे पास में आ जाओ। पर्शिया उसे कहती है कि मैं जुनसे को पसंद करती हूँ, मुझे जिंग फैमिली से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लियांग उससे कहता है कि ये तो मेरा रियल ब्रदर भी नहीं है। जुनसे ये सुनकर शॉक ही हो जाता है। लियांग उससे कहता है कि तुम सरप्राइज़ हो गए, तुम कैसे हमारी बराबरी कर सकते हो। मैं 27 साल से तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तुम मेरी फैमिली के हो ही नहीं। पर्शिया उसे कहती है कि ये बातें बताने के लिए थैंक्स, और मेरा पति तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्शिया उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। लियांग कहता है कि आगे देखो मैं क्या करता हूँ। कार में अब जुनसे पर्शिया को थैंक्स कहता है, तुमने मेरे साथ में बहुत ही अच्छे से बिहेव किया। पर्शिया उसे कहती है कि वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। अगले दिन जुनसे ऑफिस में सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि लियांग वापस आ गया है। तभी उसका असिस्टेंट आता है। वो वहाँ पे कहता है कि आपके कहे पर मैंने सारा काम कर दिया है। जुनसे उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और इसके बारे में उसे बता देना चाहिए। जुनसे सेक्रेटरी से कहता है कि मेरी बैकग्राउंड चेक करो। घर पर पर्शिया के पास में लियांग का फ़ोन आता है कि अगर तुम जुनसे के पेरेंट्स के बारे में पता करना चाहती हो तो फिर कॉफ़ी शॉप में मिलो। कॉफ़ी शॉप में लियांग अभी पर्शिया से कहता है कि जुनसे लोटस कंपनी में एक वर्कर है, वहाँ पर अभी टेंडर भी आने वाला है, तुम मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं तुम्हें उसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूंगा। पर्शिया कहती है कि मैं सोच कर बताती हूँ। तभी वहाँ पे जुनसे भी आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। लियांग अगर कहता है कि पर्शिया तुम सही में यहाँ पे अभी फ़ैसला लेना। जुनसे उसे थप्पड़ मार देता है और वो गुस्से में पर्शिया से कहता है कि तुम इसके साथ में हो। पर्शिया उसे कहती है कि मैं बाय चांस यहाँ पर उससे मिली थी। तभी दोनों के पास में फ़ोन आता है। दोनों को पता चलता है कि मिंग फैमिली और लियांग आपस में मिल चुके हैं। दोनों को पता चलता है कि वो लोग अभी सीक्रेट लोकेशन पर मिलने वाले हैं। पर्शिया फ़ोन बंद कर जुनसे से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड को शॉपिंग पे जाना है, इसलिए वो मुझे बुला रही है। जुनसे उससे कहता है कि मेरे फ्रेंड को भी इमोशनल प्रॉब्लम है, तो वो ड्रिंक करने के लिए मुझे बाहर बुला रहा है। तभी जुनसे का सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि जल्दी चलो। जहाँ दोनों ही अभी डोर्स के पास में पहुँचते हैं। पर्शिया कहती है कि इतनी दूर है। जुनसे कहता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को भी अभी उससे मिलने के लिए जाना है। जुनसे वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद में पर्शिया की फ्रेंड भी आ जाती है और उसे सीक्रेट लोकेशन पे लेके जाती है। लोकेशन पे दोनों भी पहुँच जाते हैं। पर्शिया अपनी फ्रेंड से वहाँ पे जाने के लिए कहती है, दोस्त वहाँ पे, और उसका ख्याल रखने के लिए भी कहती है। वहाँ पर जुनसे भी पहुँचता है। सेक्रेटरी कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वो अपना ख्याल रखें। पर्शिया एक कमरे में अपने पापा को लियांग को भी देखती है। दोनों वहाँ पे बात कर रहे थे, वो रिकॉर्ड कर लेती है। उसके पीछे ही अभी जुनसे भी खड़ा होता है। वो उससे पेंग समझता है। पर्शिया के पापा कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा लोग लेकर आए हो। लियांग कहता है कि मेरे फादर की अभी डेथ हुई है और वो सावधान रहना चाहता है। मिस्टर मिंग वहाँ पे उससे कहते हैं कि क्या बात करनी है। लियांग कहता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा मनी स्पेंड कर दी पेंटिंग खरीदने पर, अब उसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। मिंग वहाँ पे कहता है कि तुम क्या चाहते हो। लियांग कहता है कि लोटस कंपनी का टेंडर आप नहीं डालेंगे। मिस्टर मिंग वहाँ पे कहते हैं सोच कर बताएंगे, पर तभी वो वहाँ पे उनके साथ में कंपटीशन करने लग जाता है। लियांग कहता है कि मैं आपको मार दूंगा, मैं सबको बता दूंगा कि आपने अपनी पहली बीवी को मारा था। पर्शिया ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तभी अचानक से उसका पैर
किसी से लड़ जाता है और आवाज़ होती है। लियांग ये देखता है तो वो उसके पास में जाता है। अभी गुंडे पर्शिया पर हमला करने लग जाते हैं। जुनजे वहाँ पे उसे बचा लेता है। दोनों ही अभी एक जगह जाकर छिप जाते हैं। पर्शिया कहती है कि तुम तो लोटस कंपनी के मालिक हो, तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी है। जुनजे उसे कहता है कि बिज़नेस में ये सब कुछ देखना पड़ता है। पर्शिया कहती है कि झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है, इसलिए तुम मेरे ऑक्शन में आए थे ना। सबको लगा कि तुम पेंटिंग खरीदना चाहते हो, लेकिन तुम वहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहते हो। मैडम पेंग, आप भी दूसरों के प्राइवेट मामलों में बहुत ही ज़्यादा दखल देती हैं। जुनसे भी उससे ये कह देता है। अभी वहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या आप बता सकती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, मिंग से आपकी क्या दुश्मनी है। तभी वहाँ पर मिस्टर मिंग की बात उन्हें सुनाई देती है। वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ मनी के लिए शादी की थी और उस औरत की मेरी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मिस्टर मिंग कहते हैं कि अगर तुम्हें सबको बता भी दिया तो तुम क्या ही कर लोगे, मैं लोटस कंपनी का टेंडर ज़रूर डालूंगा और उसे जीत भी लूँगा। वहाँ पर लियांग उनसे कहता है कि मैं आपको 20% शेयर दे सकता हूँ। मिस्टर मिंग वहाँ पे कहते हैं कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, ये मत भूलो कि तुम्हारे फादर ने 27 साल पहले क्या किया था। मिस्टर मिंग कहते हैं कि मैं ये सारी बातों को शेयर कर दूंगा। और वहाँ पर जुनसे का हाथ में वहाँ पे चोट लग जाता है तो पर्शिया उसे पट्टी बांध देती है। जुनसे उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है। पर्शिया उसे कहती है कि हमें अभी चलना चाहिए। जुनसे को उसका सेक्रेटरी लेके जाता है। वहाँ पे जुनसे कहता है कि मुझे घर पे लेके चलो। घर पे पर्शिया अपने मॉम के साथ में बिताए हुए सारे समय को याद कर रही होती है कि वो कितना अच्छा टाइम था और हमारे साथ में हमने कितना प्यार भरा अच्छा वाला समय बिताया था। वहाँ पर वो रोने भी लग जाती है और कहती है कि माँ, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। जुनसे उसे रोते हुए देखता है। वो घबराकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम घर में अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो। पर्शिया उसे कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ में रहोगे। जुनसे उसे दिलासा देता है। वो कहता है कि वो हमेशा ही उसके साथ में रहेगा। पर्शिया अचानक उसकी चोट को देखती है और कहती है कि तुम कहाँ पर गए थे। वो कहता है कि नहीं, सिर्फ अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के पास में था मैं। वहाँ पर वो कुछ बता रही होती है। पर्शिया कहती है कि सच बताओ, झूठ मत बोलो। तभी जुनसे उसकी चोट को भी देखता है और पूछता है कि तुम्हें कहाँ पे लगी थी और तुम्हें ये चोट कैसे लग गई, तुम कहाँ थी, शॉपिंग पे गई थी ना। पर्शिया उसे कहती है कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी पर्शिया की फ्रेंड आती है और कहती है कि तुम तो शॉपिंग पे कपड़े खरीदने के लिए गई थी ना और गाड़ी वहीं पे भूल आई। पर्शिया कहती है कि तुम ना होती तो मैं क्या ही करती। जुनसे का सेक्रेटरी भी वहाँ पे आता है। वो पर्शिया को सॉरी कहता है कि बार में कुछ गुंडों से उसकी लड़ाई हो गई थी, जुनसे ने मेरी मदद की इसलिए चोट लग गई। अगले दिन अभी जुनसे अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ पे पहले से ही लियांग होता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियांग उससे कहता है कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सारे बिजनेस अभी मेरे हैं और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। उसकी माँ आकर वहाँ पे कहती है कि तुम्हारी अभी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। लियांग कहता है कि सारे शेयर होल्डर्स अभी उसके साथ में हैं और उसका असिस्टेंट भी अभी उसकी ही मदद करेगा बिजनेस को चलाने में। जुनसे अपने असिस्टेंट को देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था और अब तुम ही मुझे धोखा दे रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि तुम अडॉप्टेड सन हो और मुझे तुम्हारी तरक्की चाहिए। जुनसे उसे थप्पड़ मार देता है। लियांग वहाँ पे कहता है कि सेक्रेटरी को बुलाओ और इसे यहाँ से लेकर जाओ, लेकिन जुनसे कहता है कि वो खुद ब खुद ही चला जाएगा। लेकिन एक एडवाइस दे रहा हूँ, लोटस कंपनी में अभी तुम कुछ भी हाथ मत लगाना। वहाँ पे लियांग कहता है कि लोटस कंपनी के साथ में नहीं चाहिए, ये मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है क्या। जुनसे अपने घर में वापस आता है। पर्शिया उसे देखती है और कहती है कि तुम जल्दी कैसे आ गए। जुनसे कहता है कि अब मैं बेकार हो गया हूँ क्योंकि लियांग ने कंपनी पर कब्जा कर लिया है। मैं बस अब लोटस कंपनी में एक छोटा सा कर्मचारी ही हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे सैड सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। पर्शिया उसे कहती है तो बस आगे से वो अच्छे से काम करे और वो कहती है कि वो हमेशा ही उसके साथ में रहेगी। वो उसे पानी भी ला कर देती है। पर्शिया फिर अपने मन में सोचती है कि लियांग ने मेरे पति को बहुत ही ज़्यादा तंग किया है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। पर्शिया अब लियांग को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे साथ में वो काम करना चाहती है। अब लियांग ये सब कुछ सुनता है और वो कहता है कि मुझे लोटस कंपनी की टेंडर की सारी डिटेल्स चाहिए। तभी उसका असिस्टेंट आता है और उसको टेंडर की डिटेल्स बताता है। लियांग कहता है कि तुमने विश्वास किया था कि मैं टेंडर को जीत जाऊंगा। उसका असिस्टेंट कहता है कि मैंने प्रॉफिट पे कंसेशन दिया है, इसलिए हम लोग पक्का ही टेंडर को जीत जाएंगे। लियांग वहाँ पे मशहूर पेंटर पेंग के स्टूडियो में भी फ़ोन लगाता है और कहता है कि मुझे कुछ डिज़ाइंस चाहिए। वहाँ पे एजेंट उसे कहती है कि स्टूडियो में आकर खुद ही पेंटर से बात कर लो। अब अगले दिन लियांग पेंग के स्टूडियो में भी जाता है। वहाँ पर अभी पर्शिया मास्क लगाकर खड़ी हुई होती है। लियांग उससे सोचने लग जाता है कि किसी दिन वो उसके साथ में ज़रूर काम करेगा। लियांग अब कहता है कि मैं अब सीधी बात पे आना चाहता हूँ। लोटस कंपनी का टेंडर जीतना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और तुम उसमें मेरी मदद करोगी। पर्शिया कहती है कि मुझे खुशी होगी ऐसा करने में, लेकिन मैं अपना डिज़ाइन ड्राफ्ट टेंडर के टाइम पर ही दूँगी। लियांग उससे कहता है कि ये सब कुछ थोड़ा मुश्किल होगा। पर्शिया कहती है कि अगर मदद चाहिए तो बात मान लो, वरना फिर तुम जा सकते हो।
लियांग अब उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम उसमें से जितने भी पैसे लेना चाहो ले सकती हो प्रॉफिट के हिसाब से। अब वहाँ पे पर्शिया कार्ड को ले लेती है। लियांग मन में सोचता है कि पैसे के आगे में सारे लोग झुकते हैं। जुनजे के पास में उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है कि मैं तुम्हारी बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया हूँ, तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स क्लियर हो चुके हैं, लेकिन एक बात और, लियांग ने भाभी को तुम्हारी टेंडर की डिटेल्स देने के लिए मना लिया है। जुनजे ये सुनकर शॉक में पड़ जाता है। उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि दोनों ही फैमिलीज़ ने तुम्हारे टेंडर में अपने प्रोजेक्ट को सेंड किया है। जुनजे कहता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद में वो अपने कंप्यूटर पे टेंडर की जुड़ी हुई फाइल्स के बारे में सोचने लग जाता है। वो उसे चेंज कर देता है और वहाँ पर एक पत्थर से 2 शिकार करने का सोचता है। तभी वहाँ पे पर्शिया भी आ जाती है। वो कहती है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। जुनजे उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। पर्शिया वहाँ पे जुनजे के कंप्यूटर में कुछ डिटेल्स चेंज करके लियांग को भेज देती है और कहती है कि मैं तुमसे टेंडर की जगह पे वहाँ पे आकर मिलूंगी। तभी वहाँ पर जुनजे डेजर्ट लेकर आता है। पर्शिया उसे कहती है कि टेंडर के टाइम में तुम्हारे साथ में वहाँ पे चलूँगी। जुनजे कहता है कि ठीक है। अगले दिन टेंडर अभी टाइम पर होता है। पर्शिया भी अपने पति जुनजे के साथ में वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पर पर्शिया के फादर भी होते हैं और वो भी कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके पापा कहते हैं कि हम रिच फैमिली से हैं, तो जाहिर सी बात है कि तुम वेडिंग में यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आई हो। पर्शिया कहती है कि मुझे लगा था कि आप जिंग फैमिली के ही नौकर बनकर रहेंगे। उसके पापा गुस्से में आकर कहते हैं कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम एक नालायक बेटी हो। पर्शिया कहती है कि आपने अपनी खुद की वाइफ को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया दूसरी औरत के लिए, और अभी आप यहाँ पर ख्याल रखने के लिए आए हो। उसके पापा उसे वहाँ पर थप्पड़ मारने लग जाते हैं, जो कि जुनजे आकर रोक लेता है। वहाँ पर वो कहता है कि लोटस कंपनी है, ध्यान रखिए। उसके पापा जुनजे को कहते हैं कि तुम बस एक असिस्टेंट हो लोटस कंपनी में और तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तभी वहाँ पर टेंडर की बोली शुरू होती है। सेक्रेटरी वहाँ पे कहता है कि सारी कंपनीज में सिर्फ मिंग और जिंग फैमिली ने के नाम पे फाइनल है। तभी मिस्टर मिंग वहाँ पे कहते हैं कि मैं अभी बिडिंग को शुरू करूँगा। तभी वहाँ पे पर्शिया कहती है कि मैं इसे इनकार करती हूँ। उसके पापा वहाँ पे कहते हैं कि तुम ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती। पर्शिया कहती है कि मैं कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। उसके पापा वहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर्शिया कहती है कि हो सकता है, आप सारी चीज़ों को बेच चुके हो और मैं उसे ख़रीद चुकी हूँ। उसके पापा कहते हैं कि वो भी अभी एक शेयर होल्डर हैं और उनके बिना वो कामयाब नहीं हो सकती। जुनसे कहता है कि तुम्हारा मतलब लोटस कंपनी के मालिक से है। उनके पापा कहते हैं कि तुम बस एक नौकर हो और इस मामले से दूर हो। जुनसे कहता है कि मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, कोई गलती मत कीजिए। पर्शिया वहाँ पे सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि लोटस कंपनी का मालिक मेरा खुद का पति ही हो, क्योंकि असिस्टेंट और लोटस कंपनी का मालिक सब कभी भी एक साथ में दिखाई नहीं देते। तभी वहाँ पर लियांग आ जाता और कहता है कि मेरे बारे में भूल गए क्या, तुम बस एक कर्मचारी हो और कुछ भी नहीं। लियांग वहाँ पे कहता है कि आज का टेंडर तो मैं जीत ही चुका हूँ, क्योंकि मेरे प्राइसेस सबसे ज़्यादा कम है और डिज़ाइन सबसे अच्छा है। पर्शिया के पापा कहते हैं कि अभी भी सॉरी बोल दो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूँगा। लियांग वहाँ पे पर्शिया से कहता है कि तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा, और जुनजे से कहता है कि तुम मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो, बस एक असिस्टेंट ही हो। और वहाँ पर वो सारे लोग मिलके मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके असिस्टेंट को वहाँ पे बुलाता है और वो उससे काफ़ी मारा हुआ भी होता है। लियांग कहता है कि आज का टेंडर तो वही जीतेगा। पर्शिया कहती है कि तुमने अभी भी डिज़ाइन ड्राफ्ट जमा नहीं किया है। लियांग वहाँ पे अपने डिज़ाइंस को मांगता है, जो डिज़ाइन पर्शिया के पास में होते हैं। लियांग वहाँ पे कहता है कि मैंने हाई प्राइसेस पर इसे ख़रीदा है। पर्शिया उसके कार्ड को वापस कर देती है। लियांग कहता है कि अभी भी इस टेंडर का फैसला सिर्फ लोटस कंपनी का मालिक ही कर सकता है। तभी वहाँ पे जुनजे सामने आकर कहता है कि कुछ रीजंस की वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ही लोटस कंपनी का मालिक हूँ और मैं ये टेंडर पर्शिया को दे रहा हूँ। मैं फ्यूचर में उसका पूरा सपोर्ट करूँगा। पर्शिया के पापा वहाँ पे कहते हैं कि तुमने दूसरों से मिलकर मेरे ख़िलाफ़ में साजिश रची है। पर्शिया वहाँ पे कहती है कि मेरे पास आपके ख़िलाफ़ में काफ़ी सारे सबूत हैं जिन्हें मैं पुलिस को दे दूँगी। पर्शिया के पापा वहाँ पे सेक्रेटरी वाले के पास में जाते हैं। लियांग उनसे कहता है कि मैं बदला लूँगा। दोनों हस्बैंड वाइफ घर आते हैं। जुनसे वहाँ पे पर्शिया से कहता है कि तुम खुश हो। पर्शिया कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है, लेकिन मैंने अपनी बात तुम्हें नहीं बताई। इसके लिए वो सॉरी कहती है और कहती है कि अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। जुनसे कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं कितनी भी बातें सुन सकता हूँ, और कहता है कि अब हिसाब बराबर। दोनों अभी नाइट एक साथ में स्पेंड करते हैं। अगले दिन लियांग पर्शिया को किडनैप कर लेता है। वो कहता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, लेकिन वहाँ पे जुनसे आ जाता है और पर्शिया को बचा लेता है। लियांग कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर का खून किया था क्योंकि वो उनसे छोटे भाई थे और उनकी प्रॉपर्टी उन्हें चाहिए थी, और तुमने इतने सालों तक अपने परिवार के हत्यारों की ही मदद की थी। ये सुनकर वहाँ पे जुनसे गुस्से में आकर उसे मारने वाला होता है, पर पर्शिया उसे रोक लेती है। वो कहती है कि तुम उनके जैसे में नहीं हो
और तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। वो उसे वहाँ पे संभालती है और दोनों वहाँ पे शांत हो जाते हैं। अगले दिन न्यूज़ आती है कि पुलिस से भागते समय लियांग पहाड़ी से गिर गया और वहाँ पे पर्शिया कहती है कि जिसने जो किया उसको उसका फल भी मिल गया। जुनजे कहता है कि अब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और इसी के साथ में ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।